हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं अब इसमें अपन ने वितरण पढ़ लिया था, घनत्व पढ़ लिया, वृद्धि भी पढ़ ली थी, लेकिन उसके आगे एक वृद्धि में ही एक पॉइंट और दे रखा है अपना, वो भी समझने का है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ लिए थे कल, समस्या और इसके समाधान, किन किन कारणों से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। अब इसी से मिलता जुलता एक और आगे है अपनी हेडिंग, इसमें है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। संक्रमण सिद्धांत, अब यह क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब देखो इसमें कि जैसे अपन ने वितरण पढ़ा, घनत्व पढ़ा और वृद्धि पढ़ी, तो इनके तीनों ये वैसे मिलते जुलते ही हैं, लेकिन इनका अलग अलग डिफरेंस जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया था। अब इसी प्रकार है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, है इनसे थोड़ा सा हटके है। इसमें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में क्या किया जाता है कि जैसे अब जो सिचुएशन है जनसंख्या की, जैसे क्योंकि जनसंख्या के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो अब जनसंख्या की सिचुएशन है उसमें भावी पीढ़ी के लिए या आने वाले समय में अपन उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं या उसके लिए क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं। यह है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कि भावी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें अपन आइडिया लगाते हैं और उसी हिसाब से योजनाएं बनाते हैं, उसी हिसाब से ऊपर काम करते हैं, उसी हिसाब से विकास करते हैं कि जैसे अपना आइडिया लगाकर अपना पहले ही उसमें कल्पना करके ये देखेंगे कि आने वाली पीढ़ी में, जैसे अब अपन जनसंख्या वितरण में अपन ने पढ़ा था या घनत्व वृद्धि में, तीनों में ये सेम ही है। इसमें अपन ने पढ़ा था कि जनसंख्या की वृद्धि लगातार जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इससे समस्याएं क्या क्या हो रही हैं। अब एक तो वर्तमान में जो समस्याएं हो रही हैं, या जैसे आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली लोग आगे जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगी, जो समस्याएं उनको क्या क्या फेस करनी पड़ेगी समस्याएं, इन चीज का वर्णन अपन इसमें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में, तो उनके लिए अपन क्या क्या सुधार कर सकते हैं। अपन आइडिया लगाते हैं कि अब तो जैसे शिक्षा का स्तर देखो धीरे धीरे अपन ने पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे इसमें कि जैसे अब जनसंख्या के संदर्भ में अपन ने पढ़ा वितरण में कि पहले देखो प्राचीन काल में वितरण किस प्रकार से था, फिर मध्यकाल में, फिर आधुनिक काल में जनसंख्या बढ़ती रही, जो हिसाब से जो निर्जन क्षेत्र थे उनमें भी अब बसावट होने लग गई है। यही तो पढ़ा है अपन ने। अब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कि आने वाली भावी पीढ़ी जो है उसके लिए क्या क्या सुधार अपन आइडिया लगाते हैं, इसके द्वारा जनांकीय संक्रमण जो ये सिद्धांत है, इसमें विद्वान क्या करते हैं कि अपन योजनाएं बनाते हैं कि आने वाली पीढ़ी में क्या क्या सुधार होगा या किस प्रकार से वो जीवन यापन करेंगे या किस प्रकार से वो विकास कर सकेंगे। अब जैसे देखो अपन ये मानते हैं कि शिक्षा का, जैसे महिलाओं की शिक्षा का स्तर नीचे है, लेकिन आने वाले समय में अपन ये क्या कल्पना करते हैं या आइडिया लगाते हैं कि शिक्षा का स्तर में सुधार होगा। जो अब अशिक्षित हैं वो आने वाले भावी पीढ़ी में शिक्षित हो जाएंगे, कि शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है ना, तो अपन भावी पीढ़ी के लिए क्या आइडिया लगाते हैं कि यह आने वाले समय में नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अब अपन ने पढ़ा कि अपने यहाँ भारत में ही, जैसे भारत के विश्व के संदर्भ में पढ़ना है, वैसे तो अपन को जनसंख्या, लेकिन अपन एक उदाहरण देकर जैसे भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं कि अब भी लोग अपन ये मानते हैं कि 60% जनसंख्या कृषि
कृषि कार्यों में लगी हुई है, खेती और मजदूरी या कृषि कार्य बोल सकते हो आप, कृषि कार्यों में लगी हुई है। लेकिन आने वाली पीढ़ी से अपन क्या अपेक्षा करेंगे कि औद्योगिक विकास वह अधिक से अधिक कर सके, जिससे तो विकास होगा। अगर उद्योगों का विकास अगर इसी कार्य में आने वाली पीढ़ी भी लगी रही तो फिर विकास नहीं होगा। अब यह है, देखो अपन ने यह है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। अब इसे ही बोलते हैं अशिक्षित से शिक्षित हो जाएंगे, ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि नगरों में जैसे जनसंख्या का, अगले लेसन में पढ़ेंगे अपन, प्रवास में पढ़ेंगे ये चीजें कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम होती जा रही है और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध होती हैं और सभी ये चाहते हैं। अब आपने देखो अपने खुद की थिंकिंग भी यही होती है, सोच यही होती है कि हमने जो, जैसे माँ बाप ने जिन परेशानियों का सामना किया वो अपनी औलाद से अपेक्षा नहीं रखता है। क्यों? वो सोचता है कि मैं चाहे कितना भी दुख पाऊं, अपने आने वाली पीढ़ी को या अपने बच्चों को मैं इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाऊं जो कि मेरे को परेशानी हुई है वो उन बच्चों को नहीं होनी चाहिए। यही जनांगीय संक्रमण सिद्धांत है। आपके आगे हो गई समझ में। अब इसमें देखो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कि अशिक्षित से शिक्षित करना, ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि करना, कृषि कार्य या खेती और मजदूरों से औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना। अब ये तो ये हो गया। अब देखो आपकी बुक में भी ये दे रखा है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह थोड़ा सा टफ है, कई बार पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। मैंने अभी बताया ना कि भावी पीढ़ी के पूर्वानुमान के लिए अपन अनुमान लगा के चलते हैं कि अपन अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे या वो इस प्रकार से विकास करनी चाहिए। ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे किसी समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए उन्नति करेंगे तभी तो वो साक्षर होंगे या शिक्षित होंगे, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है जिसे सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए इसे रेखा चित्र के द्वारा समझाया जाता है। ये जैसे मैंने तुम्हें अभी बता दिया ना कि जैसे आप अगर उसमें आ जाए इस प्रकार से भी कर सकते हो। आप देखो ये अशिक्षित, ग्रामीण और खेती। ठीक है। जैसे ये एक रेखा चित्र के द्वारा आपने बना दिया। अब इधर भावी पीढ़ी के लिए क्या होगा? अशिक्षित की जगह तो साक्षर या शिक्षित, साक्षर। अब ग्रामीण की जगह क्या अपेक्षा रखेंगे अपन कि नगरीय जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, नगरीय। और खेती हर मजदूरों या कृषकों की जगह अपन समझेंगे कि औद्योगिक विकास अधिक होना चाहिए। मैंने अभी तुम्हें समझाया था ना, भावी पीढ़ी के लिए अपन ये आइडिया बनाएंगे। अब यह क्या हो गया? जनांगीय संक्रमण। ठीक है, इसे ही कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो क्यों? क्योंकि यह विकास के लिए अपन आइडिया लगाते हैं या योजना बनाते हैं। अब इससे क्या जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ये इसका दे रखा है। संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अध्ययन करने से हमें जनसंख्या की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यह संपूर्ण परिवर्तन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। अब यह परिवर्तन किस प्रकार से? इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है कि जनसंख्या में अगर परिवर्तन होगा तो किन किन कारणों से होगा, उसके
उसके लिए 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली क्या है, देखो यह समझने का है, ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर। ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या पर? ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर से क्योंकि देखो इससे ऊंचे जन्म दर जहां होगी और वहां ऊंचे ही मृत्यु दर होगी, तो वहां की जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऊंचे जन्म दर अगर जहां की जैसे जन्म दर भी अधिक होगी और मृत्यु दर भी, तो वो एक, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी कैसे, बढ़ेगी ऐसे, मृत्यु दर कम होनी चाहिए और जन्म दर अधिक होनी चाहिए। तो इसमें वृद्धि, अब जनसंख्या की वृद्धि के संदर्भ में तो अपन पढ़ रहे हैं यह जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, तो इसमें जनसंख्या की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बहुत ही मंद गति से होगी, क्योंकि इसमें तो जन्म दर भी ऊंचे है और मृत्यु दर भी ऊंचे है, दोनों ही ऊंचे रहने से इसकी बहुत ही मंद गति से होगी। क्यों? अब मंद गति से होगी तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर मृत्यु दर भी अधिक होगी और जन्म दर भी अधिक होगी, तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी या बहुत ही मतलब कम स्तर पर होगी। तो इसके कारण क्या है कि वहां के लोग शिक्षित नहीं है, वहां औद्योगिक विकास नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर वहां के लोग शिक्षित हैं या औद्योगिक विकास है, तो इसका मतलब क्या, औद्योगिक विकास नहीं है तो वहां पर बस सिर्फ लोग जीवन यापन करते हैं, वहां मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है। अब ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें देखो अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया तथा ग्वाटेमाला आदि आते हैं। इनमें कौन कौन से देश आते हैं जो कि पिछड़े हुए देश हैं, अफ्रीका के जैसे ये कांगो, सूडान, ठीक है ना, घाना, ये। अब दूसरी अवस्था क्या है, इसमें तो आपके आ गया होगा समझ में कि जनसंख्या की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर होगी तो वहां पर जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही मंद गति से होगी। मंद गति से होगी तो इसका मतलब अपन को पता है, क्योंकि वृद्धि वही होती है जहां पर मानव विकास करता है, ठीक है ना, मानव विकास करेगा तब ही जनसंख्या में बैलेंस होगा, नहीं तो इसका मतलब है कि जनसंख्या की वृद्धि दर वो क्या है, इसमें मंद गति से है और वहां पर कृषि कार्यों में और इनमें ही लोग अधिक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अब दूसरी अवस्था है ऊंचे जन्म दर, मृत्यु दर ऊंचे परंतु गिरती हुई, ऊंचे जन्म दर, ऊंचे जन्म दर, ऊंचे ही मृत्यु दर किंतु गिरती हुई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये थोड़ा समझने का है, इसमें देखो इसमें भी ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर की भांति ही ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में, किंतु गिरती हुई कि मृत्यु दर गिरती हुई, इसमें थोड़ा सा, इसका मतलब है पहली स्टेज तो ये थी, दूसरी स्टेज ये है जिसमें मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी आई है। अब थोड़ी सी कमी आएगी तो वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी। यह भी अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब साक्षरता एवं नगरीकरण के बढ़ने से इस अवस्था में आते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें अब आप कहोगे कि ये ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर है और ये भी ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर है, लेकिन अब इसमें मनुष्य ने जैसे प्रथम अवस्था ये थी, दूसरी अवस्था ये है, तो इसमें मनुष्य ने कुछ विकास किया है, जैसे मूलभूत सुविधाओं में चिकित्सा का विकास किया है, कृषि के क्षेत्र में कुछ विकास किया है, तो मृत्यु दर में कमी अब किंतु गिरती हुई, क्या गिरती हुई, मृत्यु दर गिरती हुई, ठीक है ना, मृत्यु दर गिरती हुई मतलब मृत्यु दर में कमी है। ऊंची जन्म दर है लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है तो वहां की जनसंख्या में वृद्धि होगी।
अब देखो तीसरी अवस्था है ऊंचे जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। तीसरी अवस्था है ऊंचे जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। अब इसमें क्या है, इसमें देखो ऊंचे जन्म दर ऊंचे मृत्यु दर किंतु गिरती हुई थी। अब इसमें जनसंख्या की वृद्धि है उसमें तीव्र गति से वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि मध्यम मृत्यु दर में कमी आ गई ना। तो जहां पर जन्म दर अधिक होगी, जहां जैसे बच्चे पैदा ज्यादा होंगे लेकिन उनकी अपेक्षा मरने वालों की संख्या कम होगी, तो वहां पर जनसंख्या वृद्धि होगी। तो यह है तीव्र गति से वृद्धि होती है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? भारत के सभी उत्तरी राज्यों में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे अपने यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक कौन से राज्य की है भारत में? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन सभी की जनसंख्या अधिक है। ठीक है ना। अब इसमें ये आ जाएंगे, तो ये आ गए ना आपकी समझ में कि पहला तो है ऊंचे जन्म दर और ऊंचे मृत्यु दर। इनमें तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी और स्वाभाविक है कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, मानव ने विकास नहीं किया है, नहीं तो मृत्यु दर में कमी आ जाती। अब धीरे धीरे गिरती है तो इसमें कुछ जनसंख्या बढ़ती है, तीव्र गति से तो नहीं हो रही इसमें, लेकिन उच्च जन्म दर है, मध्यम मृत्यु दर है। मध्यम मृत्यु दर का कि मानव ने विकास किया है, मूलभूत सुविधाओं में, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया है, औद्योगिक क्षेत्र में भी उन्नति की है, तो तभी तो वो चिकित्सा क्षेत्र में इनमें सुधार कर सकेगा। तो मध्यम मृत्यु दर, इसमें तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। अब चौथा है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। चौथा है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब ठीक है ना। अब इसमें यह विकसित राष्ट्र आ जाएंगे। देखो इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन एवं बांग्लादेश इसी वर्ग में आती है। ठीक है ना। क्योंकि अब मध्यम जन्म दर है, उन्होंने अत्यधिक तीव्र जनसंख्या भी बढ़ना एक मतलब समस्या है, तो इसमें मध्यम जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। ठीक है ना। दोनों चीजों पे कंट्रोल कर लिया ना, जन्म दर पे भी और मृत्यु दर पे। तो इसमें बैलेंस रहती है जनसंख्या। और जो ये विकसित और विकासशील जो देश अभी अपन ने नाम पढ़ा, इसमें आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन, बांग्लादेश, ये सारे इसी अवस्था में आते हैं। अब अगला है पांचवा निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार मिटा के। पांचवा है निम्न जन्म दर, पांचवी अवस्था क्या है? निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। इससे क्या होगा कि जहां पर जो ये विकसित राष्ट्र हैं, इसमें तो क्या आते थे? विकासशील राष्ट्र। और इसमें जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जन्म दर भी कम पाई जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि कनाडा है, ये यूएसए है, इनकी जनसंख्या कम पाई जाती है। जापान है, यूरोप के जो राष्ट्र हैं, इनकी जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि वो जन्म दर पे भी कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब क्या है? कंट्रोल किस प्रकार से कि उन्होंने उन मूलभूत सारी चीज़ों का विकास कर लिया है, विकसित अवस्था में आ गए हैं, औद्योगिक विकास भी कर लिया है, चिकित्सा विकास भी कर लिया है, अपने सारा शिक्षा का भी विकास कर लिया है। क्योंकि जब तक शिक्षित, जैसे अपने भारत में जनसंख्या देखो अधिक है, लेकिन उन क्षेत्रों में जन्म दर पे भी, क्योंकि अपने भारत में जनसंख्या अधिक है, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, इसलिए है जनसंख्या। ठीक है ना। अब यहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम ही है। इसमें यह नहीं कि 5 बच्चे पैदा किए और उनमें से 3 मर गए। उन्होंने इस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा का प्रसार सारे डेवलप कर रखा है, जिससे कि वो जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। अब
अब इसमें कौन कौन से आते हैं? अब इसमें निम्न जन्म दर है और निम्न की मृत्यु दर है, तो इसमें जनसंख्या कम होने का भी खतरा रहता है कि जैसे सामान्य, अब जितना भूभाग है उस पर सामान्य जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन इनमें क्या होता है कि ये अत्यधिक विकास कर लिया, तो देखो ये यूरोपियन देश हैं, इनमें अत्यधिक कम जनसंख्या पाई जाती है, तो यह भी एक जैसे आवश्यकता से अधिक कोई चीज या आवश्यकता से कम कोई चीज, दोनों ही हानिकारक है ना, तो वो अवस्था आ जाती है आवश्यकता से कम वाली, कि यहाँ पर फिर लोगों की संख्या ही बहुत कम रह जाती है इन दोनों पे कंट्रोल करने से। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं ये देख लो आप। इसमें आते हैं पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश, जापान इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब यह पांचों अवस्थाएं जो हैं यह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, और यह सिद्धांत किस लिए दिया है? जनसंख्या की वृद्धि को मापने के लिए, या जनसंख्या की वृद्धि का अपन जो वर्णन करते हैं इसलिए। अब कल अपन पढ़ेंगे